अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस धरती की रानी दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सब में मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने। फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर, हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सह लिया अब न
सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू फड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न मनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी धर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। इस वैश्विक महामारी ने हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व भर को अपने चपेट में लिया है, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व भर इस कोरोना जैसी महामारी का संकट झेल रहा है। विश्व भर में देखें तो हमारा देश स्वास्थ्य कर्मियों व मेडिकल स्टाफ और हमारे पुलिस प्रशासन की रात दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुछ हद तक सुरक्षित है। साथियों, मैं हमारे देश के संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व मेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन का हमेशा आभारी हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद हमारे देश को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है। साथियों, हम जानते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था, पर इन लोगों की रात दिन की मेहनत की वजह से आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रखा, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की जनता की सुरक्षा के लिए बहुत अहम कदम उठाए, जिसमें लॉकडाउन जैसे कड़े नियमों से जो कदम उठाए गए, उस कदम की बदौलत भी हमारा देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, इस कोरोना की महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था
काफी हद तक गिर चुकी है। साथियों, इस कोरोना जैसी महामारी की वजह से जो देश की संकट की स्थिति पैदा हुई, जो अर्थव्यवस्था को लेकर आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, अगर हम सब अपने आप को कड़ी मेहनत के साथ खुद को सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का हमें संपूर्ण पालन करना पड़ेगा। साथियों, हम खुद देखते हैं कि कोरोना की महामारी की वजह से काफी ऐसे छोटे बड़े व्यापारी थे जिनके व्यवसाय बंद होने की कगार पर आ गए। साथियों, इस कोरोना की महामारी की वजह से देश का किसान, देश का नौजवान युवा, छोटे बड़े व्यापारी सब परेशान हैं। साथियों, इसकी हमें गाइडलाइन की पालना करते हुए हमारे देश को इस आर्थिक संकट की घड़ी से निकालना है और हम इस विश्व भर को ये बता सकें कि हमने किस हद तक, हमारे देश के नौजवान युवाओं ने और व्यापारियों ने और किसानों ने किस हद तक प्रयास किए, मेहनत की, जिसकी वजह से केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स की जो बात की जा रही है, उसका हम स्वागत भी करते हैं और हमारी मेहनत से ये भी सपना हमारा बहुत जल्द पूरा हो सकता है। साथियों, कोरोना की महामारी के साथ साथ अगर हम बात करें, एक और हमारे देश में महामारी अगर उसको कहा जाए तो कोई कम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे देश के सामने, हमारे देश के किसानों के सामने ये एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। साथियों, हमारे देश में टिड्डी दल का जो प्रकोप इस वर्ष सबसे ज्यादा देखा गया, तो इसकी वजह से हमारे देश के किसान काफी हद तक परेशान हैं और उनकी फसलों के लिए अभी कोई बचाव का उपाय नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिड्डी दल के बाद जब किसानों के सामने कोरोना और टिड्डी दोनों जैसी बड़ी भयंकर संकट की घड़ी स्थिति पैदा हुई, उस समय मैं सरकार को भी आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि आपने किसानों का साथ नहीं दिया और टिड्डी दल से बचाव के लिए किसी प्रकार के कोई उपाय आपने नहीं सोचे, जिसकी वजह से आज आम किसान काफी परेशान है और उनकी फसलों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपाय ना तो केंद्र सरकार ने सोचा है और ना राज्य सरकार ने। साथियों, ये जो टिड्डी दल का संकट हमारे किसानों के सामने पैदा हुआ है, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जैसे राज्य राजस्थान में बारिश का मौसम फिलहाल चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर बारिश बहुत कम हुई है। ये भी है किसानों के सामने संकट का दौर है। साथियों, जिन लोगों ने अभी, किसान भाइयों ने दूसरी फसल मूंगफली की, तिल की और भी बिजाई कर रखी है, उन सबके सामने ये टिड्डी का एक बहुत बड़ा संकट काल खड़ा है, जिसकी चिंता आज हर किसान को सोने तक नहीं देती। साथियों, हम जानते हैं कि इस समय राज्य सरकार व केंद्र सरकार को जनता के साथ, किसानों के साथ डटकर खड़ा होना चाहिए था, पर हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य की सरकार वर्तमान में खुद को नहीं बचा पा रही है, क्योंकि अभी जो राजनीतिक प्रक्रियाएं जो चल रही है उसमें राजस्थान की सरकार काफी हद तक असफल रही है, क्योंकि अभी जब कोरोना और टिड्डी जैसे महासंकट को लेकर हमारे राज्य के किसानों को, आम जनता को बचाना चाहिए था, उस समय सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही और होटलों में बंद कमरे में अपने
गुलछरे उड़ा रही है। साथियों, जिस प्रकार सरकार ने इस संकट काल की घड़ी में जो इतनी गलत हरकत किसानों के साथ और नौजवान युवा साथियों के साथ की है, हमारे राज्य की जनता के साथ की है, वो बहुत गलत है। जिस हद तक हम मानते हैं कि इसमें केंद्र सरकार भी टिड्डी दल में और कोरोना संकट काल में हमारे राज्य की जनता की सेवा कर सकती है, पर हमारे राज्य की जब सरकार ही अपने बलबूते पर खड़ी नहीं है तो वो किस प्रकार हमारे राज्य की किसान और जनता की सेवा करें। साथियों, हम जानते हैं इन दो संकट के बाद अगर हम तीसरे संकट की, सबसे बड़े संकट की बात करें तो वो है महंगाई। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि किसानों के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा संकट सामने आके खड़ा हो गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान को छू रहे हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर इस मुद्दे को इनकार किया है, मैं चाहता हूं साथियों कि हमें दोनों सरकारों को जागरूक करना चाहिए कि इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कुछ हद तक कम किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब बिजाई का टाइम है और जब हम खेतों में किसान भाई हमारे बिजाई करेंगे उस समय उनको डीजल और पेट्रोल की सख्त आवश्यकता रहेगी, और जिसके दाम आज आसमान को छू रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे देश के किसान बहुत संकट की घड़ी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, देश में हर प्रकार से महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, पर साथियों सबसे बड़ा अहम मुद्दा जिसकी हम बात करें वो मुद्दा है हमारे देश के किसानों की फसलों का, जिसका भाव का मूल्य कभी अभी तक बढ़ा नहीं। जो स्तर था वही हमेशा के लिए मिलता है। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसान की इस देश में कोई हक नहीं है? क्या किसान हमेशा के लिए ऐसे ही कुछ दिन बैठा रहेगा? उनके किसानों के फसलों के भाव क्या कभी दूसरी चीजों के जो मार्केट में भाव बढ़ रहे हैं ऐसे बढ़ेंगे? साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के बड़े बाबा रामदेव की। रामदेव जी कहते हैं कि मेरे टूथपेस्ट जो 50 ग्राम का आएगा और उसका 45 से 100 रुपए लगेंगे। तो साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसान का अनाज उनके टूथपेस्ट से भी अच्छा नहीं है? साथियों, अगर देश का किसान अगर अनाज नहीं बोएगा तो टूथपेस्ट बनाने वाला कोई कंपनियां बहुत जल्द बंद हो जाएगी। हर प्रकार का सामान बनाने वाली कंपनियां बहुत जल्द बंद हो जाएगी। साथियों, हमें एक साथ मिलकर किसानों की आवाज को उठाना चाहिए। मैं देख रहा हूं काफी समय से लगातार मैं भी देश में हालात को देख रहा हूं, जायजा ले रहा हूं। जगह जगह किसान नेता खड़े हैं, पर जब वो अपने पद पे जाते हैं उसके बाद कभी वो किसानों के हित की कोई बात नहीं करते, किसानों के अनाज के भावों की कोई बात नहीं करते। साथियों, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि जिस किसान के खेत में जो अनाज होता है, कणक की हम बात करें तो कणक मार्केट में 16 से 17 रुपए किलो बिकती है साथियों। और वही हम अगर रामदेव के टूथपेस्ट की बात करें तो 50 ग्राम का 45 रुपए से 100 रुपए का रेट जो बाबा रामदेव ने रखा है वो है। उनके हर एक चीज महंगी होती है, महंगी बिकती है। मैं उन सब से आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबा रामदेव के टूथपेस्ट में ज्यादा ताकत है या देश के किसान की इस अनाज में? साथियों, किसान के साथ जिस प्रकार की देश के अंदर हालात पैदा कर दिए, हमें एक साथ जागरूक होकर किसानों को बचाना चाहिए। और किसान अब इस महंगाई के दौर में कर्ज के तले डूबता जा रहा है साथियों।
तो हमें एक साथ मिलकर इस कर्ज में डूबे किसानों को बाहर निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हमें एकजुट होकर राज्य और केंद्र सरकार में बैठी सरकारों की अगर जब तक नींद नहीं उड़ेगी किसानों को लेकर, तब तक साथियों कभी भी किसान वर्ग को हम बचा नहीं सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जिसको देखते हुए सरकार किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए हम जानते हैं कि देश का 95% किसान को सरकारें अपना वोट का इस्तेमाल करके छोड़ देती है। साथियों, जिस प्रकार सरकारें चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर रही है, उनको हमें मद्देनजर रखते हुए ये देखना चाहिए कि सरकार अगले 5 सालों में हमारे द्वारा किए गए वादों को, हमसे किए गए वादों को कहां तक ये पूरा करती है। साथियों, जिस प्रकार किसान आज काफी हद तक परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोरोना, टीडी और महंगाई जैसे संकट काल को किसान भाई झेल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, अगर हम किसानों की बात करें उनके कर्ज की, तो आज वाहन खरीदने वालों को सस्ते दर पर लोन मिल जाता है, पर अगर कोई किसान भाई अब अगर खेती पर लोन लेना चाहे तो उनकी लोन की जो कीमत है वो डबल हो जाती है। साथियों, ब्याज दर डबल कर देते हैं। ये सब सरकारों की सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस प्रकार किसानों ने हमेशा के लिए इस देश को आगे बढ़ाया है और देश के लिए हमेशा अनाज का भंडारण भरा है, तब तक हमारे देश के किसानों पर हर प्रकार से नया संकट का कहर बरसा है। साथियों, हम देखते हैं अभी पिछले दिनों की घटना है मध्य प्रदेश से, जो घटना हमारे सामने सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा, टीवी के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार वहां की सरकार और प्रशासन की जोर जबरदस्ती से किसान को जहर पीने के लिए मजबूर किया गया, किसान के साथ मारपीट की गई। बस उसका कसूर क्या था, वो अपनी फसल को बचाना चाहता था और उनका ये कसूर था कि वो कर्ज नहीं भर पा रहा था, जिसकी वजह से प्रशासन ने और वहां की सरकार ने रोक दिखाकर और अपना जिसको वोट बैंक समझना था उनको भूलकर किसानों के साथ अन्याय किया। साथियों, वो अन्याय सिर्फ एक मध्य प्रदेश में ही नहीं था, वो देश के संपूर्ण किसानों के साथ किया गया अन्याय था, जिसके बदौलत हम एक साथ खड़े होकर केंद्र में और राज्य में, हर राज्य में बैठी सरकारों को नींद जब तक नहीं जगाएंगे तब तक हमारे देश के किसानों को बचाना साथियों बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। साथियों, हम देखते हैं कि आजकल डेमोक्रेसी में बैठे लोग ब्यूरोक्रेसी पर भारी हो रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे नेता लोग वो प्रशासन को अपना दबाव दिखाकर, आग दिखाकर उनका शोषण कर रहे हैं। साथियों, जो अभी पिछले कई दिन पहले जो बीकानेर से एक खबर आई थी, आपने सुना था, जिस प्रकार सिर्फ एक किसान पुत्र, उनकी बात सिर्फ इतनी थी, जो आज एक पद पर बैठा है, पुलिस प्रशासन के हाईकमान के पद पर बैठे हुए हमारे किसान पुत्र ने सिर्फ इतना बोला था कि यहां से गाड़ी को हटाया जाए, जो कि पानी से भरी कैंपर की गाड़ी थी, जो आप सब भली भांति उसको अच्छे से जानते हैं। साथियों, इस प्रकार की हरकत करना हमारे देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए, हमारे देश के प्रशासन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम जिस पद में बैठे हैं वो हमें शोभा नहीं देता। साथियों, मैं आपके माध्यम से ऐसे हमारे नेतागणों को मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप अपने सत्ता में बैठे हैं, आप जनता का सहयोग करें। जितना जनता का सहयोग करते हैं उससे ज्यादा प्रशासन का भी सहयोग करें, क्योंकि प्रशासन में बैठे हर एक बंदा हमारी किसान कौम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान का बेटा ही पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनता है, जिनको आप अपने पैरों तले दबाकर
उनसे काम करवाना चाहते हो। वो लोग किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर सत्ता में बैठे लोग कुछ करने नहीं देते। क्योंकि साथियों, अगर किसान देश का जागरूक हो गया, अगर जागरूक किसान देश में खड़ा हो गया, तो निश्चित सरकारों के पसीने छूट जाएंगे साथियों। क्योंकि जिस प्रकार देश के किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े निंदनीय काम कर रही है सरकारें। साथियों, अब हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि और पिछले कई सालों से बात करें तो हमारे देश के किसानों के जो पुत्र हैं वो आज पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ उनका बनने का सपना है, पर हमारे देश की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार किसी प्रकार से कोई भर्तियां निकालने को तैयार नहीं है साथियों। क्योंकि सरकार जानती है कि जब चुनाव आएगा उस समय हमें 2-4 बड़ी बड़ी भर्तियां निकाल के हमें इसको वोट बैंक के इस्तेमाल लेके छोड़ देना है साथियों। आज के हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को सरकार एक सोशल मीडिया का हथियार बना के यूज ले रही है साथियों। सिर्फ आजकल सोशल मीडिया के नेता रह गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए हमारे नौजवान युवा साथियों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ये सोशल मीडिया और सरकार इस सोशल मीडिया के जरिए हमारे युवा बेरोजगार साथियों का जीवन बर्बाद कर रही है साथियों। हमें सबको जागरूक होना चाहिए, हम सबको ये बात को जानना चाहिए कि किस प्रकार हमारे देश के बेरोजगार युवाओं का सपने को चूर चूर किया जा रहा है। हमारे जो नेतागण है वो चुनाव के समय बड़े बड़े हमारे नौजवान युवा साथियों से वादे करके जाते हैं, बड़ी बड़ी भर्तियों के वादे करके जाते हैं, पर जब चुनाव होने के बाद हम उनसे बात करें तो हमारे बात करने तक को तैयार नहीं है साथियों। जिस प्रकार इनकी सरकारों की ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है, हमें जागरूक होना चाहिए और जागरूक होकर हमें ये सरकारों को सबक सिखाना चाहिए कि आप कब तक हमारे देश के किसान और बेरोजगार युवाओं को अपने वोट बैंक में इस्तेमाल लेके छोड़ते रहोगे साथियों। जब तक हम खुद इसके लिए तैयार नहीं होंगे, जब हम खुद जागरूक नहीं होंगे, तो हमारा गलत इस्तेमाल करते रहेंगे साथियों। हमारे देश में बात करें भ्रष्टाचार की जो बात है वो सिर्फ एक दिखावा किया जाता है। चुनाव के समय में यह बताया जाता है कि हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे साथियों। हम भ्रष्टाचार से देश से क्या उम्मीद करें खत्म करने की, क्योंकि आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे केंद्र सरकार से अगर 1 रुपए देश के किसान के लिए मंजूर होता है साथियों, तो वो जब तक किसान के पास पहुंचता है, किसान की ढाणी की तरफ पहुंचता है, किसान के गांव तक पहुंचता है, किसान के कस्बे तक पहुंचता है, जनता के कस्बे और गांव तक पहुंचता है साथियों, तब तक वो बचकर सिर्फ 5 पैसे रह जाते हैं साथियों। यह मैं नहीं कह रहा, यह हमारी जो भ्रष्टाचार की जो नियम बने हुए हैं, जो बीच में जिस प्रकार हम देख रहे हैं परसेंटेज में बंटे हुए सिस्टम, हमें ये खुद को बयां कर रहे हैं, हमें खुद को बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारे देश के सामने एक भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा कहर खड़ा कर रखा है साथियों। जब केंद्र सरकार से छुटा हुआ पैसा सरपंच के पास पहुंचता है, तब तक 5 पैसे पहुंचते हैं साथियों, क्योंकि सरपंच के पास पहुंचने के बाद वह भी पैसा आपको 1 या 2 पैसा नजर आएगा साथियों। क्योंकि बाकी आजकल हमारे सरपंच साथी भी कम नहीं है साथियों। हम लगातार पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि सरपंचों पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं साथियों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर हमारे घर की नींव मजबूत होगी तब हमारा घर भूकंप के झटके झेल पाएगा? अगर नींव घर की मजबूत नहीं होगी तो हमारा घर भूकंप के झटके नहीं झेल पाएगा साथियों। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कुछ करना है तो एक साथ खड़े हो जाए, क्योंकि ऐसे कोरोना, टीडी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं। अगर हम अभी भी मजबूती के साथ खड़े नहीं हुए तो साथियों
एक दिन बहुत बड़ा दुख का दिन हमें देखना पड़ेगा साथी। क्योंकि आजकल हमारे छोटे प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, जो गांव का हमारा पंचायत का जो सरपंच का मुखिया होता है, वो भी इस भ्रष्टाचार से नहीं चूक रहा साथियों। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ऐसे ही हमारे देश में भ्रष्टाचार होता रहा तो क्या सच में हमारे देश का विकास होगा? क्या सच में हमारे जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सपना पूरा होगा? क्योंकि साथियों, जिस चीजों को हम मद्देनजर रख रहे हैं उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि हमारे देश का कभी विकास हो पाएगा साथियों। क्योंकि हम सब समझदार होते हुए भी हम एक हमारे पंचायत के अच्छे सरपंच को नहीं चुन सकते साथियों। आज मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में यह बोला जाए, आपके पिता आपको यह टास्क दे कि आपको जीवन में मात्र एक गाड़ी एक बार ही मिलेगी, एक ही गाड़ी मिलेगी आपको जीवन में, वो भी मात्र एक ही बार, जो गाड़ी लेनी है आप लीजिए, तब आप क्या करोगे? गाड़ी तो खरीद लोगे अपने हिसाब से, उसके बाद आप क्या करोगे साथियों? आप ये चाहोगे कि मेरी गाड़ी किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ना चली जाए साथियों। क्योंकि अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो निश्चित तौर से मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। तो साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन का मूल्य को नहीं है? क्या आपको अपना जीवन बार बार मिलेगा? अगर हमारा जीवन एक बार मिला है तो हम क्यों हमारे जीवन को किसी के गलत हाथों में सौंप देते हैं साथियों? सिर्फ 2 दिन के लिए गाड़ी चढ़ने के बहाने 2 दिन हम शराब के पीछे, 2 दिन हम पैसों के पीछे बिक जाते हैं साथियों, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसके बाद हमें हमारी उनकी अंगुलियों पे हमें नाचना पड़ता है, क्योंकि हमने उनको बिककर उनसे हम बिके थे, तब उन्होंने हमसे वोट खरीदे और वोट खरीद के वो अपने राजपाट के सिंहासन पर आए साथियों। तो अगर हम चाहे साथियों तो एक ईमानदार सरपंच को हमारी पंचायत में चुन सकते हैं। अगर आपको धरातल पर बैठकर 5 साल तक उस सरपंच के साथ, उस प्रतिनिधि के साथ आप बातचीत करना चाहते हो, 5 साल तक उनका साथ चाहते हो, 5 साल तक ये चाहते हो कि मुझे जरूरत पर मुझे गाड़ी भी मिले, पैसा भी मिले, मुझे घर के लिए कुछ अगर हर चीज की आवश्यकता हो वो सब हमें मिले, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए हमें चुनाव के समय जो खरीदा जा रहा है उससे हमें खुद को अपने आप को रोकना पड़ेगा साथियों। अगर हम रोककर एक अच्छे सरपंच प्रतिनिधि का अगर चुनाव करवाते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे देश का विकास बहुत जल्द हो जाएगा साथियों। शहरी क्षेत्र में बात करें, पार्षदों की बात करें, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंचों की बात करें, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की बात करें, साथियों हर प्रकार से हमें ईमानदार व्यक्ति को चुनना होगा। जब तक हम ईमानदार व्यक्ति को नहीं चुनेंगे तब तक हमारे देश का कोई विकास नहीं होगा साथियों। और जो व्यक्ति साथियों, आप मुझे बहुत अच्छे, हमारे देश के हर नागरिक, हर युवा, हर किसान इतना जागरूक होने के बाद वो चुनाव के समय ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति को चुन नहीं सकता, क्योंकि साथियों उनके साथ जिस प्रकार के घिनौने खेल खेले जाते हैं, उनके शराब के नशों में रखा जाता है, पैसों के नशों में रखा जाता है, ऐसे नशों से हमें दूर रहना है साथियों। अगर हमें अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर हमारे ब्लॉक का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, हमारी पंचायत का, हमारे जिले का, तहसील का और राज्य का और देश का विकास करवाना है तो साथियों ईमानदार व्यक्ति को चुनने को आप समझ सकते हो कि कैसा व्यक्ति हमें चुनना चाहिए। साथियों आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति सरपंच के चुनाव में करोड़ करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद क्या आप उनसे विकास की उम्मीद कर रहे हैं? आप सब जानते हैं, क्योंकि वो अपने पद के लिए और उन 1 करोड़ पैसों को डबल करने के लिए साथियों वो अपना इतना खर्चा करता है। और ये सब बातें हम जानते हुए भी अनजान है इस चीजों से। साथियों अगर हमारे देश में ऐसा ही चलता रहा तो हमें पंचायत में, ना हमारे गांव में और ना हमारे कस्बे में किसी प्रकार के विकास की जरूरत नहीं है साथियों।
क्योंकि विकास हो ही नहीं सकता जब तक हम एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को नहीं चुनेंगे साथियों, तब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा, ना हमारी पंचायत का होगा, ना हमारे जिले का, तहसील का और राज्य का विकास हो पाएगा। साथियों, आप सबसे हमेशा के लिए मेरा एक ही अपील रहती है कि जो भी काम करो जनता की सेवा के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। जिन 5 साल में अगर चुनाव आते हैं उस समय हमें ये 5 से 6 जो संकट काल की घड़ियां हैं उनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि हमें 15 दिन 2 दिन के इस चुनाव प्रचार प्रसार में हमें इस नशे में रखा जाता है और उसके बाद 5 सालों तक हमें हमारे साथ किस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि कोरोना, टीडी और महंगाई जैसे और बेरोजगारी जैसे महामुद्दों से अगर हमें निपटना है हमेशा के लिए, अगर इसको सॉल्यूशन करना है, अगर इसको जड़ से खत्म करना है, तो साथियों हमें जागरूक सरकारें चुननी होगी। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी, जब आप हमारे देश में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकले थे, लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और आपने ये तक कहा था कि हम देश विदेशों से अगर काला धन लाए तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं इन सरकारों की, राज्य में बैठी सरकारों की, जो लगातार हमारा किसान के साथ, हम सब जनता के साथ शोषण कर रही है, जब तक हम एक साथ मिलकर इनकी नींद को नहीं जगाएंगे तब तक हमारे देश का न तो विकास होगा और न हम सबको इस संकट की घड़ी से कोई बचा पाएगा। साथियों, हम सबको एक साथ मिलकर मैं आपसे यही अपील करता हूं कि इन सरकारों की नींद को हराम करें और जब तक इनकी नींद नहीं जगे तब तक हमें एकजुटता होकर अगले जैसे ही कोई छोटे बड़े चुनाव आए उन सब में ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटाया जाए, पद से उनको निकाला जाए, उनको वोट दे की जो राजनीति कर रहे हैं उनको हम सबसे दूर रखा जाए, तो हमारे देश का निश्चित विकास होगा और हमें संकट की काल की घड़ियों से निकाला जाएगा। साथियों, मेरी आपसे अपील है कि आप सब इस बातों को भली भांति जानते हैं और आप मेरा साथ देकर हम सबका साथ, हम सबका विकास, जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बात कही थी उनकी तो वो नहीं दिख रही, पर अगर हम एक साथ रहेंगे और ईमानदारी दिखाएंगे साथियों, तो निश्चित हमारे देश को एक संकट काल की इन घड़ियों से निकाल सकते हैं। साथियों, वोट बैंक की राजनीति को समझने वाले मैं उन सब केंद्र में बैठी हुई, राज्य में बैठी हुई सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप अब ज्यादा लंबे समय तक आप देश के किसान और जनता के साथ शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हमारे किसान और जनता समझदार हो चुकी है और अब वो आपके साथ ईंट से ईंट बजाकर खड़ी रहेगी और देश के हर नौजवान युवा साथियों को ये आज से संकल्प लेना है साथियों कि हमारे देश में अगर किसी को चुनना है तो ईमानदार व्यक्ति को चुनना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना साथियों। हमें अगर 5 साल तक हर 5 साल में अगर हर संकट की घड़ी से बचना है साथियों, तो निश्चित तौर से हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी और हर चुनाव में हमें ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को चुनना होगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।